बहनों और भाइयों, राम राम। जो नेता आपके सामने आए सर झुका के आए, घमंड करके ना आए, 56 इंच की छाती वाली बातें ना करे, ये बात करे कि तुम ही मेरे भगवान हो, कि ये पब्लिक है जिसने मुझे बनाया है, और क्योंकि इस पब्लिक ने बनाया है इसलिए मेरा दायित्व है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस पब्लिक, यहाँ के किसानों को, यहाँ के मजदूरों को, यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के नौजवानों को आगे बढ़ाऊं, उनका विकास कराऊं। अदानी जी के बारे में सोचिए, सबसे बड़े महलों में रहते हैं और हर सुबह 24 घंटा उनके बैंक अकाउंट में धड़ाधड़ 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 पैसा आता है, नॉन स्टॉप। मतलब जैसे सुनामी आती है ना, वैसे ही उनके बैंक अकाउंट में पैसा घुस रहा है, और जितना ही पैसा उनके बैंक अकाउंट में सुनामी जैसे घुस रहा है, उतना ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में से तूफान जैसे पैसा निकलता जा रहा है। कौन 8000 किलोमीटर इस देश में चलता है इस देश को एक रखने के लिए, और कौन 8000 किलोमीटर दूर दुनिया के हर देश में भ्रमण करता है, लेकिन आपकी समस्याओं को सुनने के लिए, आपके किसानों से मिलने के लिए 5 मिनट नहीं निकालता। पहचान लीजिए, ये सरकार सिर्फ काले कानून लाती है। यहीं पिपली में लाठी किस पे चलाई इन्होंने? देशद्रोही किसको कहा? आतंकवादी किसको कहा? हमारे देश के किसानों को, आपको। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की रैली आज हरियाणा के उन इलाकों में हुई जहां बीजेपी आमतौर पर मजबूत मानी जाती है। राहुल और प्रियंका ने आज जीटी बेल्ट के 6 विधानसभा क्षेत्रों को चुना और पदयात्रा की, कार से रोड शो किया, नुक्कड़ सभाएं की और बड़ी सभा भी। इस यात्रा की डिजाइन से इसके पीछे की राजनीति को भी समझा जा सकता है। दोनों ने यात्रा की शुरुआत नारायणगढ़ से की, जहां से मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पहली बार विधानसभा का चुनाव जीता था और यहां के हुड्डा ग्राउंड में जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद यमुनानगर में बिलासपुर रोड, मुलाना में दोसड़का चौक, साहा के राजीव चौक, कुरुक्षेत्र के शहीद उधम सिंह चौक, लाडवा के बाबेन चौक और कुरुक्षेत्र के पीपली चौक से रोड शो निकला। लाडवा से नायब सैनी चुनाव लड़ रहे हैं और सभा समाप्त होती है कुरुक्षेत्र में, जहां से नायब सिंह सैनी लोकसभा के सांसद थे। कुल मिलाकर जीटी बेल्ट का यह इलाका गैर जाट बहुल माना जाता है। यहीं से 2014 के बाद बीजेपी ने गैर जाट नेतृत्व की राजनीति की शुरुआत की। यहां बीजेपी आमतौर पर मजबूत मानी जाती है। जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी से पानीपत में घुसी थी, तब करनाल, कुरुक्षेत्र से होते हुए अंबाला तक गई। यानी दोबारा राहुल और प्रियंका ने इसी क्षेत्र में प्रयास किया है कि बीजेपी के मजबूत इलाके में अपने वर्चस्व का विस्तार किया जाए, सामने से चुनौती दी जाए। नारायणगढ़ में राहुल गांधी ने कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ मिलाने का प्रयास किया। असंध की रैली में दोनों मंच पर साथ आए, मगर अलग अलग दिखते रहे। इस बार राहुल गांधी ने दोनों का हाथ पकड़ा और ऊपर उठाकर मिलाने का प्रयास किया। इसी के साथ इस चुनाव में शैलजा और हुड्डा के बीच की जो प्रतिस्पर्धा बनी हुई है और सामने आती है। मतदान के 5 दिन पहले राहुल गांधी इस विवाद को तूल देने का जोखिम नहीं उठा सकते। शायद इसीलिए राहुल गांधी और प्रियंका ने कमान संभाला, ताकि आखिरी वक्त में कार्यकर्ताओं के बीच किसी तरह का गलत संदेश ना जाए। कुरुक्षेत्र की सभा में भी शैलजा और हुड्डा एक साथ नजर आए। प्रियंका गांधी ने शैलजा का हाथ थामा तो राहुल गांधी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हरियाणा में राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह कांग्रेस का हाल होगा। मतलब वहां कांग्रेस मजबूत मानी जा रही थी, चुनावों में कांग्रेस के जीतने की बात कही जा रही थी, लेकिन जब नतीजा आया तो कांग्रेस हार गई। कहा गया कि आपसी गुटबाजी के कारण कांग्रेस हारी है। लगता है राहुल गांधी ने मोदी की इस बात को गंभीरता से लिया है और आज उन्होंने छोटे छोटे दलों को वोट न देने की अपील कर डाली और कहा कि इनका रिमोट
बीजेपी के हाथ में है। ये जो बीच में इंडिपेंडेंट पार्टी आ रखी हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, ये सब बीजेपी की पार्टीज हैं। इनका रिमोट कंट्रोल इनके हाथ में है। लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ न्याय, दूसरी तरफ अन्याय। एक तरफ किसानों का हित, गरीबों का हित, मजदूरों का हित, और दूसरी तरफ अदानी जी और अंबानी जी जैसे लोगों का फायदा। राहुल गांधी को समझ आ गया है कि 2019 के चुनाव में कैसे दुष्यंत चौटाला की जेजेपी पार्टी अचानक उभरकर सामने आती है और नतीजे आते ही बीजेपी के साथ मिल जाती है। इस बार दुष्यंत चौटाला की पार्टी का गठबंधन चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से हुआ है। बसपा का गठबंधन इनेलो से है। राहुल गांधी ने 2 बार छोटी पार्टियों से सावधान रहने का बयान दिया, मगर एक बार भी किसी का नाम नहीं लिया। राहुल गांधी ने बीजेपी की सरकार के 10 साल को दर्द का दशक नाम दिया है। दर्द का दशक। राहुल गांधी का कोई भी भाषण अदानी के बिना पूरा नहीं होता। असंध की सभा में मुंद्रा पोर्ट में ड्रग्स पकड़े जाने की घटना से अदानी को जोड़ते हैं, तो आज अदानी की मेहनत और उनकी कमाई को किसान की मेहनत, मजदूर की मेहनत से जोड़ते हैं। कहा उन्होंने कि मोदी की सरकार दरअसल अदानी की सरकार है। ये मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अदानी जी की सरकार है। ये बात याद रखिए। और हरियाणा में अदानी जी जैसे लोगों की सरकार नहीं चाहिए। किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की सरकार चाहिए। गरीब लोगों के जेब में कितना पैसा जा रहा है और जेब में से कितना पैसा निकल रहा है, ये मेरा इक्वेशन है और इसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। जहां भी मुझे मौका मिला, जो इस देश को चलाते हैं, किसान, मजदूर, गरीब लोग खून पसीना देकर चलाते हैं, जहां भी मुझे दिखाओ उनके बैंक अकाउंट में पैसा डालूंगा। मोदी जी आपकी 24 घंटा रिस्पेक्ट करें, मगर 24 घंटा आपके जेब में से पैसा निकलता जाए तो सम्मान हो सकता है, मगर भूखे मर जाएंगे। तो सम्मान की जगह है, मगर मेरे लिए उतना ही जरूरी सवाल कि हमारे गरीब लोगों के जेब में उनके बच्चों के शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, भविष्य के लिए बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। सीधी सी बात। अदानी जी के बारे में सोचिए, हर सुबह 24 घंटा उनके बैंक अकाउंट में धड़ाधड़ 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 पैसा आता है, नॉन स्टॉप। मतलब जैसे सुनामी आती है ना, और जितना ही पैसा उनके बैंक अकाउंट में सुनामी जैसे घुस रहा है, उतना ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में से तूफान जैसे पैसा निकलता जा रहा है। और मेरा लक्ष्य, मैं बता रहा हूं आपको, याद रखो, जितना पैसा इन्होंने अदानी अंबानी को दिया है, उतना पैसा मैं हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, गरीब, दलित उनके जेब में डालने वाला हूं। एक ना एक तरीका निकाल कर, एमएसपी दिलवाकर, कर्जा माफ कर मैं बता रहा हूं, जितना नरेंद्र मोदी ने इनको दिया ना, आप देख लेना, उतना पैसा हम कांग्रेस पार्टी में गरीबों को देने वाले हैं। सिंपल सी बात है। अगर आप उनको पैसा देते हो तो इनको देना ही पड़ेगा। मीडिया में अदानी जी 24 घंटा, एनडीटीवी पे, बाकी चैनलों पे अंबानी जी, नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखाते रहते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का भाषण अलग अलग था, लेकिन दोनों ने मिलकर एक ही साथ हरियाणा के कई मुद्दों को कवर किया। नारायणगढ़ की सभा में राहुल गांधी अग्निवीर और बेरोजगारी पर बोल रहे थे, तो प्रियंका गांधी ने परिवार पहचान पत्र जैसे मुद्दों को उठाया, महंगाई की बात की। प्रियंका ने इसे परिवार परेशान पत्र का नाम दिया। दोनों की आखिरी सभा कुरुक्षेत्र के थानेसर में हुई। प्रियंका गांधी आज सम्मान का मुद्दा उठाती रही, तो राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि जब तक जीवन में बेहतरी नहीं होगी, सम्मान नहीं मिलेगा। यह सम्मान मिलेगा अवसरों में बराबर की भागीदारी से। हम प्रियंका गांधी का पूरा भाषण सुना रहे हैं। कम से कम एक भाषण सुनना चाहिए, जिससे अंदाजा हो कि राजनीतिक तौर पर वो किस तरह से जनता के बीच और जनता के किन मुद्दों को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही हैं और जनता से संवाद कर रही हैं। कुरुक्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है। यहां से दुनिया में सब धर्मों के बीच हमारे धर्म का संदेश यहीं से उभरा, यहीं से उठा। यहीं पे 5 पांडवों ने कौरवों की सैकड़ों की सेना को
शिकस्त दिया। मैं यहाँ आसपास साधना करने आती थी, 11 दिन की साधना होती थी। यहीं से कुछ 45 मिनट दूर होगा, आधा घंटा दूर होगा, और गुरुजी का प्रवचन सुनना था। हर शाम को मौन साधना थी, तो 11 दिन हम मौन रहते थे। कई बार मैं आई और गुरुजी प्रवचन में हमेशा ये कहते थे कि ये जो धरती है, ये पवित्र धरती है। इस धरती ने हमें दिखाया है कि न्याय और अन्याय के बीच में क्या फर्क है, सच्चाई और असत्य, सत्य और असत्य के बीच में क्या फर्क है। इस धरती ने हमें दिखाया है। वो कहते थे कि अगर सच्चाई के लिए लड़ रहे हो, बेशक अकेले लड़ो, बेशक तुम्हारे सामने सैकड़ों की सेना हो, हजारों की सेना हो, खड़े रहो, मजबूत रहो, दृढ़ रहो, निडर रहो, तो जीत हासिल ही होगी। आज हरियाणा की जनता की क्या लड़ाई है? यही लड़ाई है। सदियों बाद आज हम वहीं पे हैं जहां उस समय थे। आज आप सत्य और असत्य की लड़ाई लड़ रहे हो, न्याय और अन्याय की लड़ाई लड़ रहे हो, और आप न्याय की तरफ खड़े हो, सच्चाई की तरफ खड़े हो। आपकी सच्चाई क्या है? आपका सत्य क्या है? मेरी बहनें बैठी हैं, क्या सत्य है आपका? आज महंगाई से जूझ रही हैं आप। गैस सिलेंडर 1200 का है। 2-3 दिनों में श्राद्ध खत्म होंगे, नवरात्रि शुरू होगी, त्योहार का समय है। दिल में खुशी भी है, घबराहट भी है। मेहमान आएंगे, लिपाई पुताई करानी है, घर को सजाना है, मेहमानों के लिए खाना पकाना है, त्योहार मनाना है। पैसे कहाँ से आएंगे? खरीदोगी कैसे? दुकान जाओगी, आधी चीजें खरीदोगी, आधी खाली हाथ आप वापस आ जाओगी। घबराहट है। जब कोई बीमार पड़ता है, बच्चा बीमार पड़ता है, बच्चे की फीस भरनी पड़ती है, घबराती हो। मेरे किसान भाई बैठे हैं, खेती में मेहनत करते हैं, दिन रात खून पसीना देते हैं इस देश के लिए। इस देश के अन्नदाता हैं आप। अपने बेटों को आप सरहद पे भेजते हैं हमारी सुरक्षा करने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। आज आपकी सच्चाई क्या है? ये सरकार सिर्फ काले कानून लाती है। यहीं पिपली में लाठी किस पे चलाई इन्होंने? देशद्रोही किसको कहा? आतंकवादी किसको कहा? हमारे देश के किसानों को, आपको। भूलिए मत कि आपकी सच्चाई आज जो है, इसमें बहुत बड़ा श्रेय इस 10 साल की भाजपा की सरकार में ने लिया है। इनका श्रेय है इसमें। यह सच्चाई कि आप किसानी से, खेती से आज कमा नहीं पा रहे हैं, आपको एमएसपी नहीं मिलता है। बड़े बड़े मंचों पे ऐलान करते हैं एमएसपी दे रहे हैं, और ऐसी फसलों पे देते हैं जो आप उगा ही नहीं रहे हैं। तो आपके आगे आपका भविष्य क्या है? नौजवानों का हरियाणा में आज भविष्य क्या है? बेरोजगारी ही दिख रही है, अंधकार ही दिख रहा है। जहां रोजगार पैदा करना था, वहां अग्निवीर की स्कीम ले आए। आप जाइए सरहद पे, शहीद भी हो जाइए, आपके परिवार को पेंशन नहीं मिलेगा। और 4 सालों की आप सेना में आप भर्ती करेंगे, उसके बाद आप घर आएंगे, फिर से बेरोजगार हो जाएंगे। ये मिल रहा है आपको अपनी शहादत के लिए, अपनी मेहनत के लिए, अपने देश के प्रति, अपनी देशभक्ति के लिए। मोदी जी की पूरी सरकार और इस प्रदेश की सरकार सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चल रही है। अडानी जी, अंबानी जी के लिए सब कुछ हासिल कर सकते हैं, सब कुछ उनके लिए है। उनके कर्ज माफ होते हैं, उनके उद्योग बढ़ाए जाते हैं। आप मेहनत करते हैं, दिन रात पसीना खून बहाते हैं, लेकिन आपकी कोई सुनवाई तक नहीं है। ये पहलवानों का प्रदेश है, किसानों का प्रदेश है,
खिलाड़ियों का प्रदेश है, जवानों का प्रदेश है। आपने पाला पोसा है जवानों को, खिलाड़ियों को। आज देखिए हमारे ओलंपिक के खिलाड़ियों के साथ क्या बर्ताव होता है। मैं गई थी उस आंदोलन में। आंदोलन क्या, वो बेचारी लड़कियां सड़क पे बैठी थी कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए। मैं गई मिलने और उन बहनों ने मुझे क्या बताया, बहनें सुनिए। उन्होंने कहा, दीदी हम ओलंपिक का मेडल लाए थे, मोदी जी ने हमें घर बुलाया, हमें चाय पिलाई, फिर हमारी साथियों के साथ इतना बड़ा अन्याय होता है। हमने सोचा कि अगर हम सड़क पर आकर बैठ जाएंगे, हम न्याय मांगेंगे तो मोदी जी हमारी सुनवाई करेंगे, हम आवाज़ उठाएंगे, ओलंपिक के मेडलिस्ट हैं तो हमारी आवाज़ वो सुनेंगे। रो रही थी। कहा, दीदी हमारे लिए 5 मिनट का समय नहीं था। मोदी जी का घर मालूम है कितनी दूर है उनके आंदोलन स्थल से? उनके आंदोलन स्थल से मात्र 10 मिनट दूर है। गाड़ी में बैठते 10 मिनट में पहुंच जाते। अरे उनको घर बुला लेते, जैसे जब मेडल लाए थे तब बुलाया था, लेकिन कुछ नहीं किया मोदी जी ने, कुछ नहीं किया। ये लड़कियां रोती रहीं, आज लड़ रही हैं, न्याय के लिए लड़ रही हैं। कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार बनी है विनेश, हिम्मत वाली लड़की है, वो हरियाणा की पहचान है। मैं उसको देखती हूँ, मैं हरियाणा की हर लड़की को देखती हूँ, जब भी उसको देखती हूँ मुझे गर्व होता है। वो जब आई हमसे मिलने, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे शान चाहिए, शोहरत चाहिए, सत्ता चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर मेरी राजनीति में आने से मेरे आंदोलन को मजबूती मिलेगी, अगर हरियाणा की मेरी बहनों को न्याय मिलेगा, तभी मैं राजनीति में आऊंगी, मैं उनके लिए लड़ूंगी। ये है आपकी भावना। तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोलना चाहती। मेरे भाई मजाक कर रहे थे, अभी मेरे से कह रहे थे तुम कम से कम 45 मिनट के लिए बोलती हो, उससे कम नहीं बोलती। तो मैं थोड़ा कम बोलूँगी। ज़्यादा लंबा नहीं बोलना चाहती, बस ये कहना चाहती हूँ कि देखिए आप में सब कुछ है, हिम्मत है, शक्ति है, वीरता है, देश को दिखाया है और सदियों से आपने देश को दिया है, अपना पसीना, अपना खून, अन्न, सब कुछ दिया है। आज अपने लिए हक मांगो, अपना अधिकार मांगो। ये आपका अधिकार है, आपका हक है कि आपके लिए जो सरकार बने वो आपके लिए नीतियां बनाए, कि जो नेता आपके सामने आए सर झुका के आए, घमंड करके ना आए, 56 इंच की छाती वाली बातें ना करे, ये बात करे कि तुम ही मेरे भगवान हो, कि ये पब्लिक है जिसने मुझे बनाया है और क्योंकि इस पब्लिक ने बनाया है इसलिए मेरा दायित्व है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस पब्लिक, यहाँ के किसानों को, यहाँ के मजदूरों को, यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के नौजवानों को आगे बढ़ाऊं, उनका विकास कराऊं। और आप में बहुत विवेक भी है, आप पहचान जाते हैं हर चीज। आप आज पहचान रहे होंगे कि भाजपा के नेताओं ने क्या क्या कहा और क्या करके दिखाया। अभी भैया और मैं कुछ परिवारों से मिले, वो जो फैमिली आईडी है उसके बारे में वो बता रहे थे कि फैमिली की आईडी बनानी होती है, उसमें हर परिवार के सदस्य की आमदनी, चाहे 17-18 हो परिवार के सदस्य, चाहे अलग अलग परिवार के यूनिट ना हो, मतलब एक भाई, उसकी बीवी, उसके बच्चे, दूसरा भाई, उसकी बीवी, उसके बच्चे, सब की आमदनी जोड़ के सरकार क्या कर रही है, आपको सरकारी स्कीम से निकालने का काम कर रही है। मतलब वो बता रहे थे कि दीदी हमारी सदस्य 4 सदस्य हैं, हमारा ये नया पहचान पत्र इन्होंने बना दिया, अब कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं जा सकता क्योंकि तुम्हारी आमदनी बहुत बढ़ गई है। इसी तरह से सबकी आमदनी जोड़ के जो किसान की सुविधाएं हैं, जो मजदूरों की सुविधाएं हैं, सब बंद हो रही हैं। ये सारा काम जो हो रहा है सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों की भलाई के लिए हो रहा है, आपके लिए नहीं हो रहा है। आप आंखें खोलो,
पहचानो कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। कौन 8000 किलोमीटर इस देश में चलता है इस देश को एक रखने के लिए, और कौन 8000 किलोमीटर दूर दुनिया के हर देश में भ्रमण करता है, लेकिन आपकी समस्याओं को सुनने के लिए, आपके किसानों से मिलने के लिए 5 मिनट नहीं निकालता। पहचान लीजिए कि आज जो आपकी सच्चाई है उसको आप ही बदल सकते हैं। आपका अधिकार है, आपका हक है, और इस संविधान ने आपको ये शक्ति दी है। ये जो गीता में बातें लिखी हैं सत्य और असत्य के बारे में, सत्यमेव जयते हमारे संविधान में भी लिखी हैं। समानता की बात, अधिकार की बात, हक की बात, न्याय की बात हमारे संविधान में लिखी हैं। आपको अधिकार दिया है, आपको वोट दिया है। आप सोच समझकर पूरे विवेक से इस वोट का इस्तेमाल करिए, एकजुट होकर करिए, किसी के बहकावे में मत आइए। ये वोट आपके लिए होना चाहिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए। माताएं बैठी हैं यहाँ, बहनें बैठी हैं, आपके बच्चों के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए, आपकी खेती को मजबूत बनाने के लिए। ये जो नौजवान आप सरहद के पे भेजते हैं, इनके पेंशन के लिए होना चाहिए। आप अपने वोट को ऐसा इस्तेमाल करिए कि पूरे देश भर में गूंज उठे कि हरियाणा की जनता ऊब चुकी है, अब एक लहर आ रही है। कांग्रेस की लहर तो है, लेकिन आपके सम्मान की लहर भी है। आपका जो निरादर किया है इस भाजपा की 10 सालों की सरकार ने, आप उनसे न्याय लीजिए। नेताओं का पूरा भाषण सुनना चाहिए, इससे पता चलता है कि वे किन मुद्दों को उठा रहे हैं और जनता से संवाद करने का उनका क्या तरीका है। बीजेपी की सभाओं को सुनिए, बीजेपी के नेता खूब ललकारते हैं, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को ललकारना नहीं आता, धमकाना भी नहीं आता है। क्या जनता से बात करने की, जनता को समझाने की उनकी राजनीति जनता के बीच कोई असर छोड़ रही है? विपक्ष का काम है जनता की समस्याओं की पहचान करना, और सत्ता पक्ष का काम है उन आरोपों का जवाब देना। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सभाओं में अग्निवीर से लेकर अदानी के मुद्दे पर कुछ बोल रहे हैं, जिन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं? अग्निवीर का मुद्दा हरियाणा के लिए कितना बड़ा है? अगर प्रधानमंत्री मोदी अग्निवीर पर ही नहीं बोल रहे, तब फिर हरियाणा के चुनाव में वे क्या बोल रहे हैं, किस पर बोल रहे हैं? यह भी देखना होगा कि बेरोजगारी और पलायन को रोकने को लेकर कांग्रेस की आने वाली सरकारें अब बीजेपी से कितना अलग करके दिखाती हैं। पलायन का मुद्दा बीजेपी भी उठाया करती थी, मगर कुछ खास नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं कर पाई। आज बीजेपी किसी भी राज्य में दावा नहीं कर सकती कि उसने पलायन रोक दिया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।